अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, सो दिस इज मई जून 2022, पेपर 22 है ये। और क्वेश्चन वन कह रहा है एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम बाय रेफरिंग टू इट्स स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। कौन सी प्रॉपर्टी कह रहा है? मेल्टिंग पॉइंट उसका 650 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यहाँ पर बता दो कि उसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जायंट मेटालिक लैटिस होता है। ऐसे ही है ना, जायंट मेटालिक लैटिस होता है वो। सो मैग्नीशियम हैज giant metallic lattice. Magnesium has giant metallic lattice, okay, in which there are in which there are cations and C of delocalized electrons. C of delocalized electrons attracted with strong electrostatic force of electrostatic static force of attraction. मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, जाहिर सी बात है +2 होगा, नाइट्रोजन के नीचे +2 है। ओके, और नाइट्रोजन का बताना है तो -3 है ना, क्योंकि हम जब भी फॉर्मूला लिखते हैं ऑल्टरनेट कर देते हैं ना, नंबर्स को ऑल्टरनेट कर देते हैं। ये जो 3 है ये इस नाइट्रोजन का है, और ये जो 2 है ये इस मैग्नीशियम का है। हमेशा यही पैटर्न होता है फॉर्मूला लिखते हुए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, एक्सप्लेन योर आंसर। भाई इन्होंने कहा है कि जब मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा लाइक Mg when reacts with nitrogen gas going to produce Mg3N2। तो ये जो मैग्नीशियम है बेटा ये 0 है, दिस इज +2, एंड दिस इज 0, दिस इज -3। तो ये तो सीधा सीधा चीख चीख के बता रहा है कि मैं तो रिडॉक्स रिएक्शन हूँ भाई, क्या कहते हैं ऐसे ही। तो दिस इज redox reaction. Enthalpy change of formation, वही always fixed definition, when 1 mole of a compound is formed. Energy change when 1 mole of a compound is formed from its elements in their standard states. कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मूला, ये बताना है भाई, कितना आसान है देखो जरा। अब इसमें आप एक काम करें कि आप मोल निकाल लें यार किसके, मैग्नीशियम के। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 3.645 grams divided by the AR of magnesium, that is 24। तो आप जब इसे डिवाइड करवाएंगे, जब आप इसे डिवाइड कराएंगे तो लेट मी डिवाइड, यस यस यस, 3.645 divided 3.645 divided by 24 is going to give you 0.1518 मोल किसके, Mg के। ओके ओके। अब आपको बताना है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। बात समझ लो, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन बैलेंस है तो ये आ जाएगा 3 Mg, और Mg3 M2 और M2 बैलेंस हो गया। ओके जी। अच्छा फिर अब क्या करूं मैं, हमें तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालना है।
तो ये जो मोल आए ना बेटा आपके पास, ये मैग्नीशियम क्या है, और हम हमेशा क्या देख रहे होते हैं, प्रोडक्ट। 1 मोल ऑफ अ प्रोडक्ट इज फॉर्म, सो प्रोडक्ट इज Mg3 and 2। मुझे प्रोडक्ट के मोल चाहिए ना बेटा, मुझे प्रोडक्ट के मोल चाहिए ना। तो मैं रेशो लगा दूं जरा मैग्नीशियम का प्रोडक्ट के साथ। 3:1। अगर इसके मोल इतने आए हैं, दिस इज x, so x is equal to 0.1518 divided by 3। तो ये आपके पास आ गए 0.05 मोल ऑफ Mg3 and 2। ये इसके मोल आ गए। अच्छा, इतने जो मोल है ना, इतने जो मोल है ना वो रिलीजेस, अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। लाइक इतने जो मोल है ना वो रिलीजेस इतनी एनर्जी, लाइक 0.05 मोल जब बनता है तो इतनी एनर्जी इज रिलीज्ड। बट हाउ मच एनर्जी वुड बी रिलीज्ड इफ आई हैव 1 मोल, इफ आई हैव 1 मोल। तो जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे ना बेटा, है ना, डिवाइड करवाएंगे ना किसको, 23.05 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 0.05 से, तो आंसर आएगा 461। आंसर क्या आएगा, 461 नेगेटिव। नेगेटिव, ओके। 461 इतनी एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी। कितना आसान है ना। ओके, आगे चलते हैं। प्रिडिक्ट द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ रेडियम क्लोराइड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब। देखो प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यहाँ से तो देखकर ये लग रहा है कि ये आयोनिक है ना। और क्या बताया है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है रूम टेम्परेचर पर। ओके। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि वो सॉलिड में कंडक्ट नहीं करता। ओके। फिर कह रहे हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबल इन वाटर है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन मैं कहूँगा कि दिस इज आयोनिक। ओके, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन मैं क्या कहूँगा, आयोनिक। प्रिडिक्ट द लैटिस स्ट्रक्चर, तो जायंट आयोनिक। प्रिडिक्ट द लैटिस स्ट्रक्चर, दैट इज जायंट आयोनिक। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है रेडियम की। रेडियम ग्रुप 2 में होता है, दीमक का सर बड़ा। तो रेडियम सबसे आखिर में होता है ग्रुप 2 में। ग्रुप टू के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ना, तो उस पर 2+ का चार्ज आ जाएगा। वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, क्लोरीन। तो मुझे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाना चाहिए। ये रेडियम है, ये आपके पास 2 क्लोरीन आ गए। आउटर शेल बनाऊंगा ना मैं सिर्फ, ओके। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेडियम ने दिया है इसे। तो रेडियम पे कितना चार्ज आ गया, हम्म, +2 का। और क्लोरीन पे 1- का। और इस पे भी सेम चार्ज। So this is the dot and cross diagram for radium chloride. Okay. Construct an equation for the reaction of radium with H2O। देखो नीचे है, नीचे का मतलब ये है कि काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, as we go down the group, so the reactivity is going to increase। So रेडियम जब रिएक्ट करेगा पानी के साथ, तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस, क्योंकि दिस इज कोल्ड वाटर, कोई हीट की इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी हमें। सो हाइड्रोक्साइड इज गोइंग टू फॉर्म and hydrogen gas would be released।
Identify which element, radium or calcium, reacts with water at a faster rate. Suggest how the observations of each reaction would differ. देखो रेडियम will be more reactive. ओके, रेडियम रेडियम जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है. ओके सो रेडियम इज मोर रिएक्टिव. नीचे है ना इस वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्राफ देन कैल्शियम. क्योंकि देखो मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि हाउ इज दिस इज गोइंग टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन. तो जितनी आसानी से देगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो रेडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, राइट. सो अब जब इसने रिएक्ट कर लिया वाटर के साथ तो अब जाहिर सी बात है ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यार ये जल्दी जल्दी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है. तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन गैस, यानी मुझे कहना चाहिए बबल्स of hydrogen gas forms at a faster rate from barium from radium. Okay, suggest why these reactions occur at different rate. भाई क्यों हो रहा है ऐसा, डिफरेंट रेट पे क्यों हो रहे हैं बेटा, डिफरेंट रेट पे क्यों हो रहे हैं. तो याद रखिएगा जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हमने आपको पहले ही बताया जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आप कहोगे कि उसका नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं. जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता जा रहा है. तो इजी टू आयोनाइज, क्या हो रहा है, इजी टू आयोनाइज, ऐसा ही है. सो आयोनाइजेशन एनर्जीज आर डिफरेंट बेसिकली. रेडियम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी कम है क्योंकि वो दूर है उसका इलेक्ट्रॉन. और जबकि जो कैल्शियम है उसका इलेक्ट्रॉन करीब है तो वो ज्यादा अट्रैक्शन है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है. उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है. बात समझ रहे हो. अच्छा, अब आइए जरा, अब हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन energy of radium is lower than calcium is lower than calcium. और उसकी वजह क्या है, अगर कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है. सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ radium is larger than is larger than calcium is larger than calcium and and okay, हमने size of energy is larger than calcium. So so there is less nuclear attraction. There is less nuclear attraction in radium. So इसलिए देन कैल्शियम, तो इसलिए इनके जो रेट्स है वो डिफरेंट है. ओके One of the solutions is cloudy when the reaction has finished. At the end of each reaction, universal indicator is added to each reaction mixture. The pH values of the solution made in both reactions explain your answer. देखो दोनों रिएक्शन आपने करवाए, कैल्शियम का भी कराया और बेरियम रेडियम का भी करवाया. दोनों के केस में ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड बन रहा है. एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट. सॉल्युबिलिटी ऑफ hydroxide increases down the group. Solubility of hydroxide increases down the group. जब solubility of hydroxide increases down the group तो अब आप बताइए जरा उनकी पीएच वैल्यू पे क्या डिफरेंस आएगा. बात समझ रहे हो. ये तो बात पक्की है कि दोनों हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं. पीएच वैल्यू इनकी मोर देन 7 होगी, ये तो पक्की पक्की बात है.
पीएच वैल्यू इनकी क्या होगी, मोर देन 7 होगी। लेकिन अब आप ये बताइए कि किसकी ज्यादा होगी, यानी पीएच किसकी कम होगी, कंपैरिजन करा रहे हैं हम, तो रेडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच ज्यादा होगी क्योंकि दिस इज मोर सोल्यूबल। रेडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा आयोनाइज होगा, इट विल गिव यू द मोर OH माइनस आयन, जो ज्यादा OH माइनस आयन देता है वो ज्यादा बेसिक होता है, वो ज्यादा बेसिक होता है, बात समझ रहे हो। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तो हम कहेंगे पीएच, पीएच ऑफ, हम क्या कहेंगे, पीएच ऑफ both solutions are greater than 7 as solubility of hydroxide increase down the group, so pH of radium hydroxide is will be higher, will be higher as it ionizes more and gives more OH negative ions in solution, more negative ions in solution. Okay. A sample of aqueous calcium halide contains either chloride, bromide, or iodide. Method: step one, observation with calcium chloride, observation with calcium bromide, observation with calcium iodide. तो अब आपको यहाँ बताना है भाई, डिस्क्राइब अ टू स्टेप प्रोसेस दैट कुड यूज टू आइडेंटिफाई द हैलाइड आयन प्रेजेंट। तो बेटा हम हमेशा पहले स्टेप में क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। ओके। और साथ साथ में हम नाइट्रिक एसिड भी डालते हैं, जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है। एक्वस एक्वस होती हैं दोनों चीजें। ओके, एक्वस होती हैं बोथ। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड के केस में चूंकि क्लोरीन है बेटा, तो क्लोरीन के केस में आपको व्हाइट पीपीटी नजर आएगी, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड बन जाता है ना, व्हाइट पीपीटी नजर आएगी ड्यू टू AgCl। ब्रोमाइड के केस में आपको क्रीम पीपीटी नजर आएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgBr, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AbR। और आयोडाइड के केस में आपको नजर आएगी येलो पीपीटी, आयोडाइड के केस में आपको नजर आएगी येलो पीपीटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgI। फर्दर इसको कंफर्म करने के लिए एक और कंफर्मेशन टेस्ट होता है इसका, हम इसमें अमोनिया एक्वस ऐड कर देते हैं। हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, अमोनिया एक्वस ऐड कर देते हैं। जब आप इसमें अमोनिया एक्वस ऐड करोगे ना, तो अमोनिया एक्वस ऐड करने से ये जो व्हाइट पीपीटी होती है ना बेटा, ये पीपीटी डिजॉल्व्स, ये पीपीटी क्या हो जाएगी, डिजॉल्व। अच्छा, फिर जब आप क्रीम पीपीटी में अमोनिया डालोगे, तो आप कहोगे कि स्लाइटली सॉल्यूबल, स्लाइटली डिजॉल्व्स। और अब आप इसमें जब डालोगे अमोनिया, तो आप कहोगे पीपीटी रिमेन्स, पीपीटी कंप्लीटली इनसॉल्यूबल है। ओके। तो ये इसका फर्दर कंफर्मेशन टेस्ट है, ये इसका फर्दर कंफर्मेशन टेस्ट है। ओके। फिर कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया, डायनामिक इक्विलिब्रियम में बेटा आपको पता है अच्छी तरह से कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन equal to the rate of backward reaction.
डिस्क्राइब वन डिफरेंस इन द इनिशियल अपीयरेंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कंपेयर टू द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। देखो इनिशियल अपीयरेंस आपकी होगी एच आई की अपीयरेंस। एच आई आपका कलरलेस होता है। एच आई आपका क्या होता है, कलरलेस। आयोडीन जब बनेगी तो आयोडीन तो पर्पल गैस होती है। तो आप कहोगे कलरलेस टू पर्पल। अब मैं ये बता देता हूँ कि ये कलरलेस एच आई होता है और पर्पल जो होता है वो आई टू होता है। ओके। एक्सप्रेशन बनानी है आपको के पी की, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। So the partial pressure of N2, sorry, H2 into the partial pressure of I2 divided by the reactant. The partial pressure of HI और उसकी पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि उसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। ओके। At equilibrium, the partial pressure of HI is this. Calculate the amount of HI present in the mixture at equilibrium. अब इन्होंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी भी है क्वेश्चन में। तो जैसे हम नॉर्मल करते थे भाई, वैसे ही हम ये काम करेंगे। जैसे मैं ये करवाता हूँ न्यूमेरिकल, इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इक्वेशन यहाँ लिखिए दोबारा। इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। इनिशियल अमाउंट आपको एच आई का दिया हुआ है 0.025। ओके। ओके। ये 0 0 हो गया। सेट है। अमाउंट रिएक्टेड मुझे नहीं पता, अमाउंट प्रोड्यूस मुझे नहीं पता। अमाउंट रिएक्टेड में प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। ओके, तभी मैंने डैश डैश डाल दिया उधर। ओके। अच्छा, टोटल प्रेशर भी आपको इन्होंने दिया हुआ है। ओके। इसके अलावा इक्विलिब्रियम अमाउंट आप निकाल लो जरा। 0.025 माइनस 2x, x एंड दिस इज x। 0 + x बेसिकली, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था बेटा। मैं एक दफा लिख देता हूँ फिर भी ना, मैं एक दफा लिख देता हूँ यहाँ पर। हमने आपको बताया था कि अगर आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट निकालना हो रिएक्टेंट का, तो IA - AR। अगर अगर आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट निकालना हो प्रोडक्ट का, तो IA + AP। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया इक्विलिब्रियम अमाउंट निकालने के लिए। सही है ना। हाँ, इस मेथड भी बेस्ट है, बस जिसको जो मेथड सूट करे बेटा। ओके। तो ये भी एक मेथड है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टाइम। फिर हमने तो अमाउंट ऑफ एच आई फाइंड आउट करना है। हमने तो अमाउंट ऑफ एच आई फाइंड आउट करना है, और वो भी इक्विलिब्रियम पर। तो आपको बेटा पता है ना कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है एच आई का, दैट इज 86.4। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो इंडिविजुअल मोल इसके हैं 0.025 माइनस 2x डिवाइडेड बाय द टोटल मोल। टोटल मोल है 0.025 माइनस 2x प्लस x multiplied by total pressure, and the total pressure is, that is 100 kilopascal। तो यहाँ से निकाल लो यार x है भाई, क्या मसला है। यहाँ से निकाल लो x। तो ये बचा 0.025 माइनस का 2x
बल्कि 2x और x कैंसिल हो गए सारे, ये बचा। इस 100 को यहाँ लाकर तुम डिवाइड करवा दो, यूं लिख दो। और यहाँ से तुम क्या फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कितना आसान है देखो, यहाँ से तुम क्या फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अंदर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 86.4 divided by 100 is 0.864 multiplied by 0.025. So it's 0.0216 is equal to 0.025 minus 2x. 0.0216 minus का 0.025, it's minus का 2x is equal to minus का 0.0034, cancel हो गया माइनस से माइनस, and divided by 2 is going to give you 0.0017 mole. ओके, इजी। तो ये आपको आपको जो है वो, आपके पास x आया है बेटा। अब आपके पास क्या है, x आया है। ओके, जब आपके पास x आ गया बेटा, जब आपके पास x आ गया, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, इस x को आप पुट करोगे किस में, यहाँ पर। इस x को आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर। सो दैट वुड बी 0.025 माइनस का 2 इंटू x कितना आया है, 0.0017। अब जो आंसर आएगा ना, वो यहाँ पर आएगा। ओके, गुड, क्लियर हो गई बात। हाँ, ये जरा इस क्वेश्चन पर ये क्या कहता है, यूज इक्वेशन 1 एंड द बॉर्न एनर्जी वैल्यूज इन टेबल 3.1 टू कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ HI, शो योर वर्किंग। तो इक्वेशन आपको कहती है, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लगा लो बेटा, डेल्टा H इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस का प्रोडक्ट। है भाई, फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और अगर फॉर्मेशन की वैल्यू ये पूछता हमसे, तो मैं क्या कहता, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे ही है। ओके, तो आइए जरा देखते हैं। 2HI, H2, H2 की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो 2HI H2 प्लस I2, तो किलो जूल्स पर मोल है, तो आप इसको सही से बैलेंस कर लो। तो रिएक्टेंट आपके पास है 2 बल्कि 2 तो नहीं है, वैसे ही लिखेंगे हम, 299 माइनस प्रोडक्ट। सही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 436/2, 436/2 is 218 and 151/2 is 75.5। दोनों को ऐड कराया, दिस इज 293.5। ओके, दिस इज 293.5। दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाया, तो द आंसर इज 5.5 पॉजिटिव। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। 5.5 आपके पास आंसर आ गया। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर
ऑन द वैल्यू ऑफ Kt फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ HI। तो बेटा नो चेंज। Kc और Kp सिर्फ अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज। ओके, कॉमन सेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट occurs when NaI reacts with भाई redox reaction। और NaI reacts with concentrated H2, तो अच्छा टू फॉर्म HI लिखा हुआ है, टू फॉर्म HI लिखा हुआ है, सही है। जब भी HI हो ना बेटा, फिर वो आपके पास होता है, अल्लाह आपका भला करे, एसिड बेस रिएक्शन, सही है। अगर ये कहता ना I2 वगैरह फॉर्म हो रहा है, तो फिर मैं कहता कि हाँ यार ये रिडॉक्स रिएक्शन। HI और H2SO4 का रिएक्शन लिख के दिखाइए। तो दिस इज HI, दिस इज H2SO4। ओके, क्या बनेगा? I2NH2S एंड H2O। ये बैलेंस हो गई। Why HI reacts with concentrate whereas HCl does not? बेटा I माइनस है इसके अंदर, क्या है? इसके अंदर क्या है? I माइनस है। I माइनस अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है, तो मीन्स ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इजीली ऑक्सीडाइज्ड, इजीली ऑक्सीडाइज, और इसको ऑक्सीडाइज करेगा कौन? H2SO4, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो Cl माइनस है वो इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, साइज छोटा है ना उसका। क्या कहते हो, क्या है? साइज छोटा है उसका। ओके, तो आप इसको कह दो कि I माइनस is stronger reducing agent than Cl minus। ओह, स्ट्रक्चरल आइसोमर। भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर दिया है वो, तो अब आप क्या करेंगे? फॉर्मूला भी दिया हुआ उन्होंने आपको, C4H9Br। तो चार कार्बन है ना, एक Br यहाँ लगा दो। चार कार्बन, एक दो तीन चार, Br की पोजीशन चेंज कर दो। क्या मसला है यार, क्या मसला है? यह हो गया आपका वन ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, ये हो गया टू ब्रोमो ब्यूटेन। Identify the type of structural isomer। Type of, this is positional isomer, क्योंकि मैंने पोजीशन चेंज की है। Halothane is an anesthetic। तो कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन होमोलिटिक फिशन ऑफ, होमोलिटिक फिशन होगी इसकी, तो क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है ना, ऐसे ही, ऐसे ही है। क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है। ओके, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर कौन सा है? ये रहा कायरल सेंटर। क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये पूरा डिफरेंट है। ओके, गुड। आइए जरा, ये आपका फॉर्मूला है CF3CHBrCl। होमोलिटिक फिशन जब इसकी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो बेटा Cl का बॉन्ड टूटता है, और उसका बॉन्ड टूटता है जो जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो बॉन्ड एनर्जी आपके पास, आप दो तरह की कंसीडर करोगे, एक CCl की बॉन्ड एनर्जी और एक CBr की बॉन्ड एनर्जी। तो CBr की बॉन्ड एनर्जी इज लोअर, तो CBr का बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या? और ये रेडिकल, दो रेडिकल बनते हैं होमोलिटिक फिशन में, दो रेडिकल बनते हैं होमोलिटिक फिशन में। आर्गोन, 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 आर्गोन। क्या होता है भाई इसका?
हाँ, ये क्या पूछता है वो कि अरेंजमेंट इन ब्रोमीन एटम। ब्रोमीन ब्रोमीन का प्रोटॉन नंबर मेरे ख्याल में 35 होता है। तो डी पूरा फिल हो जाएगा। डी पूरा फिल हो जाएगा। 30 तक यहाँ हो गया। ये 31, 32, 33, 34, 35। यही होता है ना ब्रोमीन का। है भाई। आर्गोन का मतलब ये 18 हो गया। 18 और ये 10 कितना हो गया। आर्गोन तक 18 हो गया ना। ऐसे ही है शायद, हाँ। यहाँ तक कितना हो गया ये। 28। ये कितना हो गया। 30। तो ये आपके पास पूरा हो गया। ओके। ड्रॉ द मोनोमर ऑफ एक्स। भाई मोनोमर को पहचानने के लिए आप वो तो बताओ कनेक्शन कहाँ से हुआ हुआ है इसका। तो बेटा ये आपके पास इसका जो है ना चेन है, जहाँ से कनेक्शन हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ आपका डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड के एक तरफ दो एच लगे हुए हैं और एक तरफ आपके पास CH2Cl लगा हुआ है। और यहाँ एच लगा हुआ है। ओके। इसको चाहो तो आप स्केलेटल में भी बना सकते हो। सजेस्ट वन रीजन व्हाई द डिस्पोजल ऑफ आइटम्स मेड फ्रॉम एक्स इज डिफिकल्ट। क्योंकि बेटा ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इट कैन नॉट ब्रेक डाउन। रिएजेंट एंड कंडीशन। वन। Br से OH चला गया तो जाहिर सी बात है NaOH से रिएक्शन हुआ होगा F से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके। क्योंकि हो रहा क्या है यहाँ पे सी। Br से OH। रिएक्शन टू में Br से क्या बन गया। NH2 लग गया। तो अब मैं क्या करूं। मतलब अमोनिया से रिएक्शन हुआ होगा इन एथेनॉल। ये भी सब्स्टिट्यूशन है। इसी तरह से इसमें क्या हो रहा है सी। डबल बॉन्ड बन गया। मतलब HBr इज रिमूव। तो HBr इज एन एसिड तो उसके लिए बेस चाहिए रिमूव करने के लिए। ओके। कह रहा है कि sample of 2-iodopropane reacts under the same condition as reaction 1 to produce this. Why 2-iodopropane reacts at a faster rate? Beta again Ci and CBr. Bond energy is lower. Bond energy higher. ऐसा ही है। ओके। बॉन्ड एनर्जी की आप बात करोगे। बेटा जब बॉन्ड एनर्जी की आप बात करोगे ना, तो जाहिर सी बात है वीकर अट्रैक्शन है। इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है।
है ना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विल नॉट ब्रेक डाउन इजीली। ओके। ये बॉन्ड एनर्जी इसलिए लोअर है क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है। सी आई हैज ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई टू बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मल्टीपल रीजन इसके होते हैं कि क्यों एनर्जी, मतलब क्यों ये आसानी से हो रहा है रिएक्शन, वो क्यों इतना मुश्किल से हो रहा है, तो मल्टीपल रीजन है इसके। लेकिन कॉन्सेप्चुअल बात है, आसान सी बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है एज सच। बेटा वो कह रहा है मैकेनिज्म लिख के दिखाओ। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। ओके। निकलेगा यहाँ से। ओके। एंड फाइनली यू विल बी हैविंग दिस, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन इन स्टेप 2। स्टेप 2, ब्यूटेन नाइट्राइल इज हीटेड विद HCl, यानी कि ये दिस इज ब्यूटेन नाइट्राइल, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम। अच्छा, जब भी हाइड्रोलिसिस होगी ना, heated with HCl मतलब hydrolysis of cyanide will give you the carboxylic acid, right? Okay, it's going to give you the carboxylic acid. इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। ये बन जाएगा। ओके, हाइड्रोलिसिस हुई तो किसमें चेंज आ गया, ये साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दिस इज द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बॉन्ड। दिस इज इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। स्टेप 3 इज अ रिडक्शन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल में जा रहा है। ओके, लिखिए लिखिए जरा अब इसकी इक्वेशन बेटा, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन काउंट करके जो भी आए हमारे पास। ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, सही है। ओके। तो इसकी हो रही है रिडक्शन, बन रहा है प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा जी। ओके। तो Z इज अ मॉलिक्यूल विच कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कुछ इंफॉर्मेशन दी इन्होंने आपको क्वेश्चन में। Z contains only alkene and carboxyl functional group. ओके। ओके। ओके, कंप्लीट द टेबल। अच्छा, Br2 जब रिएक्ट करेगा ना बेटा, तो एल्कीन तो है, एल्कीन तो है,
तो ऑब्वियसली ब्रोमीन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो आप कहोगे ऑरेंज टू कलरलेस, क्योंकि एल्कीन इज देयर। फिर सोडियम कार्बोनेट है और एसिड भी है, तो बबल्स नजर आएंगे आपको। ऑब्वियसली जब आपका कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जिसके बबल्स आपको नजर आएंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए जरा। So this is carbon, this is hydrogen, this is oxygen, percentage as considered as mass. So 3.45, this is 55.17 divided by सबके atomic masses. कार्बन का atomic mass होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, this is 12, this is 1, this is 16। डिवाइड करवाएंगे हम, बेटा डिवाइड करवाएंगे हम। सो आई वुड गेट 3.45। ओके, ये मैं मोल फाइंड आउट कर रहा हूँ, सही है ना, मास अपॉन एम आर करके। दिस इज 3.45 एंड दिस इज 3.45। इतना इत्तेफाक। फिर स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कराते हैं, ये तो सारे ही सेम है। तो मेक अ सिंपल मोल रेशो। ओके, 1:1:1, so that's why the formula is CHO। और यही तो उन्होंने बताया था कि यही आना चाहिए। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। Reduce the molecular formula of Z. Explain your answer by referring to the molecular ion peak. Molecular ion peak आपके पास कहाँ है, कहाँ है, 116 पर है बेटा। दिस इज molecular ion peak, right? Molecular ion peak। और ये क्या है, ये उसके आइसोटोप की पीक है, यानी M+1 पीक है ये। और ये क्या है, M+1। मॉलिक्यूलर आयन पीक इज M+, और वो M+1 पीक है, यानी मॉलिक्यूलर आयन पीक है। Use the molecular formula of Z. Explain your answer by referring to this and this। तो बेटा आपको पूरे फॉर्मूले का मास पता लग गया है, आपको मॉलिक्यूलर मास पता लग गया है। दैट इज आपको 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 एम आर ऑफ जी पता लग गया है, दैट इज 116। अब इससे तो आप बता ही सकते हो ना, इससे तो आप बता ही सकते हो ना कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा आइए जरा इंपेरिकल फॉर्मूले का मास कितना है जरा निकाल लेते हैं हम। सी एच ओ इज कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन इज 12, 12 प्लस 1 प्लस 16, दैट इज, सॉरी, 12 प्लस 1 प्लस 16, दैट इज 29। तो एम आर ऑफ empirical formula is, yani empirical formula mass, that is 29। Now I will do 116/29 to get the value of n। ये वही ओ लेवल्स वाला है यार, कोई नई बात नहीं है बेटा, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। सो n इज इक्वल टू 4, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई द होल फॉर्मूला बाय 4, देन आई वुड गेट C4H4O4। यस, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, फिर कहता है फ्रेगमेंट्स बताइए जरा 45 पर और 71 पर। तो बेटा आपके पास तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और 4 कार्बन है आपके पास, है ना, 4 कार्बन भी है और एल्कीन भी है। इसका स्ट्रक्चर बना ले बेटा, पहले स्ट्रक्चर बना लेना इसका। स्ट्रक्चर बनाते हैं हम पहले। 4 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और डबल बॉन्ड भी है। 4 ऑक्सीजन है मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। देख रहे हो तुम कैसे पता लग रहा है, 4 कार्बन है मतलब 4 कार्बोक्स मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब आपके पास कुछ ये वाला सीन है। और कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज एट द कॉर्नर्स, बीच में 2 कार्बन और है, डबल बॉन्ड भी है। ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया इसका। पॉसिबल तो फिलहाल यही है, इसको ब्रेक डाउन करके देखें फ्रेगमेंट्स मैच हो रहे नहीं हो रहे।
लेट सपोज ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, तो इस फ्रेगमेंट का मास कितना है? COOH। COOH एक फ्रेगमेंट आपके पास बन गया, और ऑलवेज इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर हमेशा पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट करता है। तो इसका मास अगर आप निकालो तो 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 45। यस, so this is the fragment COOH पॉजिटिव। अब जरा जो ये टुकड़ा है इसका भी जरा निकालिएगा, ये पूरा टुकड़ा जो है इसका क्या मास आएगा, है भाई? इसका क्या मास आएगा? तो ये आपके पास बन जाएगा अल्लाह आपका भला करे, C3H3O2 पॉजिटिव। तो 12 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 3 प्लस, सॉरी, 16 into 2 plus 1 into 2. So yes, so yes, the total is 71। ये दूसरी आपके पास फ्रेगमेंट आ गया। आप देख रहे हो कैसे चालाकी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। वो ये फ्रेगमेंट है आपके पास, कैसा? तो ये पता लग गया आपको। सही है जी, तो सदाकल्लाहुल अज़ीम। तो इंशाल्लाह हम नया पेपर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।